नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। देखिए, एक व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व को समझ रहे थे अपन। आज हम बात करते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उत्तरदायित्व होते हैं। अपना टॉपिक है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंस इंटरेस्ट। कहने का मीन्स है कि अपने पास में अपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे लोग होते हैं, लाइक शेयर होल्डर है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय उनको वर्कर बोलते हैं। इसके अलावा अपने पास गवर्नमेंट है, कस्टमर है। इन सब के पर्पज से सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक बिजनेस का उसके शेयर होल्डर के प्रति क्या दायित्व होता है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास में अंशधारी अथवा स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व। दो शब्द, एक तो अंशधारी, एक होता है स्वामी। सामान्य तो दोनों सेम ही होते हैं। हम यहाँ पे ये पॉइंट समझते हैं कि मान लीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आपने सोचा कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। इस बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करना था और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था। आपने सोचा कि इसको टोटली 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना है। इस टाइम आपके माइंड में एक पॉइंट आया कि मेरे पास 10 लाख रुपए आज है, मैं लगा दूंगा, इस बिजनेस को चला लूंगा। तो यू आर एन ओनर। समझिएगा मैं कहने का मतलब, आपको यहाँ पे समझना। हमारे पास 3 वर्ड है। एक तो होता है ओनर, एक होता है आपका शेयर होल्डर, एक आता है इन्वेस्टर। We have 3 words. First is owner, second shareholder and third is investor. देखिए, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। चाहे आप ओनर को, शेयर होल्डर को या इन्वेस्टर को, तीनों सेम होते हैं। लेकिन माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि सर जब ये तीन होते हैं, तीनों का मीनिंग एक रहता, 3 वर्ड क्यों लिए? एक ही वर्ड लेते। जब तीनों एक ही है तो एक ही वर्ड लेना, 3 की अलग अलग कहाँ जरूरत पड़ती? तो वो सिर्फ उनकी नेचर पे डिपेंड करता है। जैसा उनका नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग उनको एक नाम दे देते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं ओनर। ओनर का मीन होता है तो जिस पर्सन ने इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का काम किया है, जिसका राइट होता है। अब मान लीजिए पर्सन एक्स है जिसने इस बिजनेस को चलाने के लिए सोचा है, एक बिजनेस लगाने के लिए सोचा है। 10 लाख रुपए उसके दिमाग में पॉइंट आया है कि भाई मैं 10 लाख रुपए लगा के इस बिजनेस को चला लूं। अब जो बिजनेस करने वाला है, जिस व्यक्ति ने बिजनेस में पैसा लगा रहा है, मतलब ये मैं क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी प्रॉफिट के पर्पज से कहीं ऐसी जगह पैसा लगाना जहां आपका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। आपने लाभ के उद्देश्य से पैसा इस बिजनेस के अंदर लगा दिया। यू आर इन्वेस्टर। एक्स इज ए इन्वेस्टर एंड आल्सो एक्स इज ओनर ऑफ दिस बिजनेस। दोनों बात, इन्वेस्टर भी यही है और ओनर भी यही है, क्योंकि इन्वेस्टर मतलब उसी ने पैसा लगाया है और इस बिजनेस पे राइट भी उसी का है। इसलिए हम बात करते हैं इन्वेस्टर एंड ओनर इज द सेम पर्सन। इन्वेस्टमेंट भी वही है और ओनर भी वही है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मींस, शेयर का मतलब होता है कंपनी की कैपिटल की पार्ट। जैसे ये होती है कैपिटल। कैपिटल मींस जितना पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हो वही आपकी कैपिटल है। अब इस कैपिटल को एक अकेले व्यक्ति ने लगा दिया जब तो उसको हम कैपिटल कह रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम इस पैसे को अलग अलग लोगों से लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपका प्लान था 10 लाख रुपए लगाने के लिए। आपने सोचा 10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर लो। लेकिन आज की स्थिति मेरे पास में ऐसी है कि आज तो मेरे पास 10 लाख है नहीं, मेरे पास तो केवल 5 लाख ही है। तो 5 लाख कहां से लाओ? तो आपने वो 5 लाख बाकी लोगों से जुड़ाने की कोशिश करिए। आपने अदर पर्सन से 5 लाख रुपए लेने की कोशिश करिए और जो पर्सन आपके साथ जुड़े हैं, जिन्होंने 5 लाख रुपए और आपको दिया है, वो भी आपके बिजनेस के मालिक कराएंगे। आपने सुना होगा पार्टनरशिप के बारे में कि जब एक से ज्यादा लोग मिलकर कोई काम कर लेते हैं। जब कंपनी के अंदर बात करते हैं, जब हमने सेकंड चैप्टर समझाया था द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर एक पॉइंट समझाया था जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। उस कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों ने जुड़ के हमें पैसा दिया है, थोड़ा थोड़ा पैसा करके बहुत सारे लोगों ने दिया है और जो पैसा आपको दे रहे हैं वही आपके लिए शेयर कहलाते हैं। और जिस पर्सन ने शेयर खरीदा है वो आपका शेयर होल्डर होगा। उसी व्यक्ति ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, सो इट इज इन्वेस्टर एंड वही आपका मालिक होगा।
तो हम ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आपका शेयर होल्डर, इन्वेस्टर एंड ओनर एक सेम पर्सन, तीनों ही सेम होते हैं। अब एक बिजनेस का अपने शेयर होल्डर के प्रति क्या दायित्व होता है? देखिए, हमने एक कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी, आज से थोड़ा सा पहले चलते हैं। पहले क्या होता था, आपका बिजनेस का मैनेजर भी आप ही होते थे, ओनर भी आप ही थे और अकाउंटेंट, सब कुछ एक अकेला व्यक्ति था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। जैसे जैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, अपने आप में देखा होगा कि आपने मैनेजर अलग रखा है, अकाउंटेंट अलग होता है, कंपनी का मालिक अलग होता है। तो कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, देखिए शेयर होल्डर तो कंपनी के मालिक होते हैं, वो कंपनी को ऑपरेट नहीं करते हैं, कंपनी को चलाते नहीं है। चलाने के लिए आपको डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की गणना करनी पड़ती है, एक गठन करना होता है निदेशक मंडल का। निदेशक मंडल मतलब आपको वहां पे प्रोफेशनल मैनेजर को बैठाना पड़ता है, वो उस कंपनी को हैंडल करता है। तो एक बिजनेस का उसके जो शेयर होल्डर है उनके प्रति क्या दायित्व होता है, जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस में पैसा लगाया है उसके प्रति एक बिजनेस का क्या लायबिलिटी होगी, क्या दायित्व होते हैं, उन पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। कुछ उसको हमने पॉइंट में डिस्क्राइब किया है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पहला पॉइंट लिखा टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। वर्ड आता है सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, अब मैं ये कहता हूं कि आपने इस बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा दिया, तो आपने पैसा क्यों लगाया? इस पैसे को सेफ रखने के लिए। आपको इस पैसे को ऐसा नहीं है कि इसको डुबाना था, तो हमने जिस बिजनेस में पैसा लगाया है वो पैसा हमारे लिए सेफ हो, मतलब इन फ्यूचर हम उस पर और कुछ ना कुछ अर्निंग कर सके, पैसा आपका सुरक्षित रहे, ये आपके दायित्व बनता है। एक बिजनेस का यही लायबिलिटी है कि आपको जो पैसा लिया, अब जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस लगा के दे दिया है, बिजनेस में आपने अच्छी खासी असिस्ट क्रिएट किया, अच्छा सा ऑफिस लगा दिया, तो जो आपको उस बिजनेस को चलाने वाला व्यक्ति है वो अपने माइंड में ये पॉइंट लेके ना चले कि पैसा मैंने थोड़ी ना लगाया, मैं जो चल रहा आपके पास चारों पंखे चला रहे हो आप, वो नहीं है। आपकी लायबिलिटी है कि आपके बिजनेस में पैसा लगाया है, पैसा भले किसी और ने लगाया है, लेकिन वो उस पैसे को अपना मान कर फिर काम करना। नेक्स्ट पॉइंट, टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दो वर्ड आते हैं, फेयर एंड रेगुलर। देखिए, आपने जो पैसा लगाया है कुछ अर्निंग करने के लिए लगाया है। आपने 10 लाख रुपए लगा, मान लीजिए पैसा आप बिजनेस में ना लगा के बैंक में लगाते तो बैंक भी आपको इंटरेस्ट देते। अब आपने इस कंपनी में 10 लाख रुपए लगा दिया, तो कंपनी का एक लायबिलिटी बनती है कि आपको हर साल कुछ ना कुछ रिटर्न दे, चाहे वो डिविडेंड में दे रहे हैं, इंटरेस्ट में दे रहे हैं, प्रॉफिट में दे रहे हैं, जो भी है, आपको हर साल कुछ ना कुछ रिटर्न देना है। और फेयर मतलब जो उचित रिटर्न है, वास्तविक है। अब आपको मान लीजिए एक साल बिजनेस करने से कहीं 5 लाख रुपए, 5,000 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं, तो क्या मतलब निकला? भाई आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, वहां से यदि आपको पैसा नहीं आ रहा है तो क्या मतलब इन्वेस्ट करने के लिए? तो हम यही समझते हैं कि आपको फेयर रिटर्न होना चाहिए, आपको वास्तविक रूप से पैसा रिसीव होना चाहिए। नेक्स्ट आता है टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। देखिए, आपके बिजनेस को, अपने शेयर होल्डर को एक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। ऐसा नहीं है कि आपको लॉस हो रहा है और आप अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए प्रॉफिट ही बताए जा रहे हैं, नहीं। जो परफेक्ट आपकी इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है कि भाई मुझे इस साल इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है, हमने इस बार ये नई असिस्ट खरीदी है, ये नया लोन लिया है, तो वो सारी स्थितियां आपको अपने शेयर होल्डर इन्वेस्टर के सामने क्लियर रखनी है। ये आपकी एक लायबिलिटी है कि आप अपने शेयर होल्डर इन्वेस्टर के सामने आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बिल्कुल ही ओपनली सबके सामने रखोगे, क्योंकि यही आपका दायित्व बनता है। जिस व्यक्ति ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है, जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ अपॉइंट करके बैठाया है, तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है कि आप उसको फेयर इंफॉर्मेशन दीजिए, आप उसको सही सूचना प्रसारित कीजिए। नेक्स्ट आता है टू इंश्योर एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, आपको जो सोर्सेज मिले हैं, जो आपको साधन उपलब्ध करवाए हैं, उन साधनों का सही ढंग से उपयोग करके जो इन्वेस्टमेंट किया उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जैसे हम बात करते हैं, आपके मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए लगाया था, एक शेयर आपका 100 रुपए का था जब उसने लिया था,
अब आपको जो भी सोर्सेज मिले हैं उन सोर्सेज का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करो और मार्केट में ऐसी कंडीशन क्रिएट कर लो कि आपका शेयर 100 की जगह 500 बिकना चाहिए। आपका अपनी कंपनी का मार्केट में इस तरह से रोल मॉडल तैयार कर लो कि लोग आपको पसंद करना चाहिए और आपका शेयर वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। आपने 10 लाख लगाया था तो आपको वहां से 15 लाख मिल सके, ऐसा काम करना। अपने शेयर होल्डर को आप इस तरह से इंश्योर कीजिए, इस तरह से उसको सपोर्ट कीजिए कि उस व्यक्ति को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट हो, वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, ऐसा काम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। आपके बिजनेस में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें उनको पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए, उन्हें हिस्सा लेने का मौका देना चाहिए। देखिए जनरली आपके बिजनेस में छोटी मोटी जो बातें चलती है, छोटे मोटे डिसीजन लेते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही ले लेते हैं बिजनेस चलाने के लिए। कंपनी में अब कंपनी के शेयर होल्डर बिजनेस नहीं चला सकते। कंपनी एक्ट में ऐसा बिल्कुल ही प्रोविजन है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन करना ही पड़ता है। निदेशक मंडल ही आपकी कंपनी को चला सकता है। तो उस निदेशक मंडल द्वारा कंपनी को चलाने के लिए जो सामान्य डिसीजन लिए जाते हैं उसमें इनका पार्टिसिपेट होना चाहिए, इनको हिस्सा देना चाहिए, क्योंकि पैसा तो आखिर इन्होंने ही लगाया है, बिजनेस को एस्टिबल इन्होंने किया है, चलाने का काम इनका ही होता है। सेकंड पॉइंट, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके इस पॉइंट को समझते हैं कि मान लीजिए आपकी कंपनी नए शेयर इशू करना चाहती है या कंपनी की जो इंटरनल पॉलिसी थी, कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, मार्केट में कंपनी का वैल्यू अप हो गया। देखिए कंपनी जब अच्छी ग्रोथ करती है, कंपनी जब मेहनत करती है, जब गुडविल क्रिएट होती है तो कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी का शेयर वैल्यू बढ़ जाता है। शेयर वैल्यू बढ़ने का मतलब जैसे मान लो आपका शेयर 100 रुपए का था जो मार्केट में चल रहा है, अब यदि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपके पास में गुडविल अच्छी है तो लोग उसको ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे। जब किसी वस्तु की डिमांड हो जाती है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है उसके लिए लोग ज्यादा खरीदने वाले ज्यादा होंगे, उसकी डिमांड होगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम सैनिटाइजर की बात करते हैं, आज से पहले आपने सुना भी नहीं होगा, जब से कोरोना नहीं था मुझे नहीं लगता किसी ने सुना भी होगा सैनिटाइजर। हाँ ठीक है, रेयर केसेस में कभी देखा होगा या सुना होगा तो, बाकी नॉर्मल पब्लिक ने तो इसका यूज ही नहीं किया। लेकिन जैसे ही कोविड आया, कोरोना आया, लोगों ने सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ी और स्टार्ट में जब आपने देखा होगा मार्च अप्रैल के अंदर सैनिटाइजर की रेटें इतनी हाई थी, मतलब जब क्योंकि प्रोडक्शन नहीं था मार्केट में, नया नया लोग उसको ले रहे थे और हर लोग लेना पसंद कर रहे थे, डिमांड बहुत ज्यादा थी तो प्राइस बढ़ जाती है। स्वाभाविक सी बात है किसी भी चीज के लिए कि जब आपका डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाएगी। अब प्राइस बढ़ जाती है, अपनी भी बात यही आती है कि जब अपने शेयर, कंपनी के शेयर लोग ज्यादा लेना चाहते हैं तब अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं। और जब कंपनी ग्रोथ करती है, आपको लग रहा है कि नहीं शेयर के प्राइस बढ़े हुए हैं, उस समय आपको एक ऐसा, जैसे ये इंटरनल पॉलिसी है, ये आपको पता था, आप एक कंपनी है मान लीजिए एबीसी लिमिटेड जिसके डायरेक्टर है मिस्टर एक्स, वो डायरेक्टर तो पूरी कंपनी चलाने वाले हैं, उनको तो सारा पता है कि उनकी ग्रोथ कितना किस हद तक है। ये जो इंफॉर्मेशन थी पब्लिक अभी तक नहीं करी आपने कि भाई हमारे रेट बढ़ रहे हैं या हमारी कंपनी ग्रोथ कर रही है या डिविडेंड रेट बढ़ा रही है, ये सारी चीजें पब्लिक नहीं करी थी अभी तक आपने। ये इंटरनल पॉलिसीज चल रही थी। मिस्टर एक्स ने एक पॉइंट ऐसा सोचा कि भाई उन्होंने अपना एक रिलेटिव था वाई, कजन ब्रदर था, ठीक है, मिस्टर वाई जो एक्स का कजन ब्रदर था, और उस कजन ब्रदर को कहा कि भैया मेरी कंपनी में जहां मैं नौकरी कर रहा हूं उसका ग्रोथ बढ़ रहा है, तो काम कर पैसा यहाँ लगा, तो यहाँ पे पैसा लगा दे और ताकि तुझे बेनिफिट हो जाएगा। एक ऐसा डिसीजन होता है, ऐसी हरकत है जिसको इंटरनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और ये कई हद तक सही नहीं माना जाता, क्योंकि जब आपने इस प्रकार की इंफॉर्मेशन किसी पर्सन को दे दी, जो बेनिफिट आपके शेयर होल्डर को होने वाला था वो आपने किसी अनदर पर्सन को दे दिया है, तो एक प्रकार से ये सही एस्पेक्ट नहीं मानते, ये सही नीति नहीं है, उसको इथिकली सही डिसीजन नहीं मानते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आपके शेयर होल्डर को जो भी डिसीजन लेना है, जो भी आपकी कंपनी से डिसीजन लिया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसीजन लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं शेयर होल्डर को इंक्लूड करना चाहिए। तो ये पॉइंट है आपके शेयर होल्डर से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं आपके पास एम्प्लॉय, कस्टमर एंड गवर्नमेंट से।
अपने पास 4 सेक्टर है, 4 सेक्टर को अलग अलग भागों में हमको समझना होगा। पहला पॉइंट हमने यहाँ पे अभी तक शेयर होल्डर को कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या रह रही है, समझ में नहीं आ रहा है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमने जो चीजें समझाई है आप कोशिश कीजिएगा उससे नोट्स तैयार कीजिए। इन पॉइंट्स को आप लिखने की कोशिश कीजिए, अपनी भाषा में लिखिएगा जब तक, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है जो आपको समझकर लिखना पड़ता है। हम इन पॉइंट्स को एक बार फिर बता दिया हमने, मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट, जो अपने शेयर होल्डर है उनको उनका विनियोग सुरक्षित रहे। दूसरी बात, उन्हें उचित और नियमित रिटर्न मिलना चाहिए। रिटर्न मीन्स जो आय होती है वो रेगुलर रिसीव होनी चाहिए। उसके बाद उनको सही सूचना प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद उनका विनियोग बढ़ना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आता है कि उन्हें ऐसे अवसर देने चाहिए, या जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, जो निर्णय लेने के अवसर में उनको हिस्सेदार होना चाहिए। तो इस कुछ पॉइंट है, आप लोग थोड़ा बड़ी ध्यान से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा इन चीजों को समझने के लिए। और जब तक आप सेल्फ ट्राई नहीं करोगे ये समझ में कम आएगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे और जल्दी से इसको पूरा करना है। यदि कोई समस्या रहती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हाँ, इससे आगे वाला हम अपने नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। धन्यवाद।